बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सजनों तो मित्रों, मैं हूं अरशद यासिन और आप देख रहे हैं रेडार। सजनों तो मित्रों, ऑडियो लीक्स का मामला अब पुराना नहीं हुआ। रोज़ाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। अब नई डेवलपमेंट जो हुई है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। हैकर नामालूम, अब जो 2 बंदे गिरफ्तार हुए हैं वो भी नामालूम, कहाँ रखा गया है वो भी खुफिया मकाम नामालूम हर चीज़ नामालूम। आवाम से ओझल ही सारा कुछ हो रहा है। कहीं ये फिर मिट्टी पाओ पॉलिसी पर अमल तो नहीं शुरू हो गया? इस पे बात करते हैं, तफसीलात के आपके सामने मैं रखता हूँ। और अब आसिफ जरदारी कहते हैं कि अब ठीक है। उनके जो मौलवी डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि अब उनकी सेहत ठीक है और उनको घर मुंतकिल कर दिया गया है। मतलब हस्पताल से वो अपने घर तशरीफ़ ले गए हैं। और साथ ही क्योंकि सियासत तो बड़ी बेरहम चीज़ है, किसी का लिहाज नहीं करती। अभी आसिफ जरदारी का कैसे करे, भले वो सब पे भारी हो। कहते हैं वो भी फंस गए हैं, लोगों को फंसाते अब खुद ही फंस गए हैं। और अपने स्पीकर जो कौमी असम्बली के अपनी पार्टी के स्पीकर हैं, जिन्होंने पहले इन्होंने अपना वज़ीर आज़म भी बनाया था, अब स्पीकर भी बनाया है। अब उनके लिए इम्तिहान पैदा हो गया कि अब वो अपने कायद मतलब जरदारी साहब का साथ देते हैं या आइन और कानून पे अमल करते हैं। वो कैसे, ये आपके साथ हम अब तफसील से अभी बात करते हैं। उसके साथ साथ ही राना सनाउल्लाह खान का मामला भी उलझ गया है। एक वक्त था जब राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियां और सबसे अहम इमरान खान की गिरफ्तारियों की धमकियां दिया करते थे और कहा करते थे कि आपको अंदाज़ा ही नहीं है हम क्या क्या कर सकते हैं। और उसके लिए यकीनन जो लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने दबंग फ़ैसले भी किए और जुर्रत के साथ मामलात भी आगे लेकर गए। और वो नाम जो कह लीजिए कि वो लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद के अंदर दाखिल ना हो सका, इमरान खान को वापस जाना पड़ा, ये क्रेडिट था उस वक्त राना सनाउल्लाह। और उस पे फिर वो अतराते भी थे और फिर बढ़ चढ़ कर बातें भी करते थे। फिर एक वक्त आ गया कि उनके ख़िलाफ़ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। अब मामला बड़ा ख़राब हो गया। उन्होंने उसी तरंग में कह दिया गिरफ़्तार कर सकते हो तो कर लो, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन गिरफ़्तार करता है, ज़मानत भी नहीं करवाऊँगा, अगर किसी में हिम्मत आया तो मुझे गिरफ़्तार करके देखे कानून तो कानून होता है ना जी, बंदा जितना मर्ज़ी भरा हो, आखिरकार का वो आ ही जाता है। अब आखिरी इतलात आने तक आज राना सनाउल्लाह अदालतों की मिन्नत तल्ले पे आ गए हैं कि मुझे ज़मानत दे दी जाए। आज वकला वज़ीर दाखिला उनकी दरख्वास्त लेकर गए और उनका कहा जनाब ये जो जिस मुकदमे में वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं ये तो 5 साल पुराना है। वैसे भी टेम्परिंग करके और ये वो हक़ाइक़ को मस्ख़ करके ये मामला जो है वारंट ले लिए गए हैं गिरफ़्तारी के। इस वारंट गिरफ़्तारी को ख़त्म किया जाए और राना सनाउल्लाह को बाज़ाब्ता तौर पे बरी किया जाए इस सारे मामलात में। अदालत ने उनसे कहा कि जनाब आप ज़ुबानी ख़िलाफ़ी बातें कर रहे हैं, मुझे लिख कर तो दें, आप लिख कर दें, दरख्वास्त दें, फिर देखते हैं क्या करते हैं। राना सनाउल्लाह का ख्याल था वज़ीर दाखिला हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है वकील शकील कर आएंगे, बहरहाल अदालत ही होती है। अब अदालत ने दरख्वास्त मांग ली है कि भाई जी दरख्वास्त दें, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब कानूनी जंग शुरू होती है यहाँ। अब मामला तो कानून का है, अब वकील जाने और जज जाने। अब जज ने ज़ाहिर है वारंट गिरफ़्तारी जारी की है। अब कहा यह जा रहा है कि जो एंटी करप्शन के अहलकार इस्लामाबाद गए थे 2 बार नाकाम ही वापस आ गए, क्योंकि इस्लामाबाद को पुलिस ने उनको तावन ही नहीं किया। वो कहते हैं जी हमसे तावन ही नहीं किया, चाय पानी नहीं पूछी, आमद अखराज और आमद ज़िक्र ही नहीं, कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। और जब वो दूसरे दिन अदालत में पेश हुए और कानून के तालिब इल्मों का और माहिरीन का ये ख्याल था
कि जब तौहीन अदालत हो जाए, अदालत के कहने पे अगर मुकामी पुलिस तावन न करे तो उन पे तौहीन अदालत लग जाती है। इसी बुनियाद पे फिर एंटी करप्शन के लोग अदालत पे चले गए, पेश हुए कि जनाब इस्लामाबाद पुलिस ने तो हमें जनाब घास ही नहीं डाली। उन्होंने कहा भाई कुछ नहीं है, चलो भागो। तो जनाब हम तो निकाम आ गए हैं, आप तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। जज साहब ने कहा भाई मेरा काम था वारंट गिरफ्तारी जारी करना, मैंने कर दिया, अब गिरफ़्तार करना आपका काम है। राना सनाउल्लाह खां को गिरफ़्तार करो और अदालत में पेश करो, ये आपका काम है। उन्होंने डांटा ढूंढा भी एंटी करप्शन वालों को, तो तुमने क्या मजाक बनाया हुआ, मेरे पास आ गए हो, मैंने जो करना था कर दिया, अब जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। अब ये मामला सारे अब कहते हैं, इस्लामाबाद कहता है, इस्लामाबाद पुलिस कहती है जनाब हमने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे, वो डॉक्यूमेंट्स देने को तैयार नहीं थे। अब एंटी करप्शन वाले कहते हैं कि भाई डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं होते, इस तरह के मामलात में वारंट गिरफ्तारी ही होते हैं, जज ने जो वारंट गिरफ्तारी दी है वो हमने दिखा दी है, अब डॉक्यूमेंट्स क्या हम उनको दिखाएं। आइन कानून तो यही कहता है वारंट गिरफ्तारी अदालत ने भेजा था, हम अपने तौर पर तो गिरफ्तार करने गए ही नहीं थे और हमने। अब ये कानूनी मामलात है, कानून का सहारा लेकर राना सनाउल्लाह को फंसाया जाता है और राना सनाउल्लाह को बचाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब राना सनाउल्लाह को ज़मानत मिलती है, नहीं मिलती। अब राना सनाउल्लाह बच जाते हैं या फंस जाते हैं, ये अब कानून की जंग में अब वकला का काम है वो क्या करते हैं और जज का काम है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। बहरहाल ये कहना तो बनता है कि जो राना सनाउल्लाह शोर मचाया करता था इमरान की गिरफ्तारी और फ़लाँ फ़लाँ और मुझे गिरफ़्तार कर लो, मैं ये नहीं वो नहीं, आखिरकार कानून के नीचे आया। साबित हुआ कि हर बड़ा शख्स जितना मर्ज़ी को बड़ा हो जाए, कानून अपना रास्ता बना लेता है और बाहरकार कानून के नीचे आना ही पड़ता है, जिस तरह राना सनाउल्लाह आया। अब सज्जनों और मित्रों, इसके बाद एक और अहम डेवलपमेंट हुई है इलेक्शन कमीशन के अंदर। याद है आपको कि इमरान खान के तोशा खाना से 2 घड़ियाँ पूरी हुकूमत 14 जमातों के कायदीन एक एक सब वज़ीर और एक ही बात, तोशा खाना जनाब इमरान खान ने ले लिया, घड़ी बेच दी, घड़ी ये कर दिया। इमरान ने कहा कि भाई मैंने लिया है, उसने इनकार नहीं किया, उसने कहा मैं ली है लेकिन अपने इलाके की मैंने सड़क बनाई है उस पैसे से, लेकिन सड़क बेच के सड़क बनाना आइन का हिस्सा था नहीं था, ये तो फैसले वो अदालतें ही करेंगी, इलेक्शन कमीशन ही करेगा। लेकिन शोर शराबा इतना था कि जैसे पाकिस्तान के अंदर तोशा खाना पहला शख्स है इमरान खान जिसने घड़ियाँ वसूल की है। हालांकि इतलात ये थी, तमाम दस्तावेज़ात मौजूद हैं, पाकिस्तान के हर हुक्मरान ने तोशा खाना से चीज़ें वसूल की। और बाज़ तो सज्जनों तो मित्रों याद है ना आपको, बाज़ एक तो वज़ीर आज़म ऐसा है जिसने हीरों का सेट वैसे ही चोरी करके अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया था, याद है ना। याद तो बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस पे इल्ज़ाम लग जाए बेचारा फिर वो फंस ही जाता है ना जी। अब तोशा खाना का मामला इतना उठा कि जनाब बातें ये आ गई कि जनाब इमरान खान को तो जनाब नाअहल करना ही करना पड़ेगा। एक ऑप्शन ये भी था कि उसको नाअहल इसमें केस में कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने तहरीक इंसाफ वालों ने भी दरख्वास्तें इधर उधर दी, अखबार नवीस जो हैं उन्होंने भी तफ्तीश की, तो पता चला कि जनाब इस तोशा खाना में तो हर बंदे ने हाथ रंगे हैं और जिन्होंने 30 साल हुकूमतें की हैं उन्होंने तो क्लीन तक नहीं छोड़े, उन्होंने तो ऐसे कलम तक नहीं छोड़े, और तो और जनाब उन्होंने नेकलेस तो पता नहीं क्या क्या वो नहीं छोड़े, घरों को ले गए। और ऐसे ले गए कि पहले फ़ैसले किए, जो चीज़ 10 करोड़ रुपए की थी उसको 10,000 में जो है कन्वर्ट किया गया, कीमतों में कमी की गई, उसके बाद ख़रीद ली। जो 10 लाख रुपए थी वो 1000 रुपया दिया, घर ले गए। ये तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। ताहम ये मामला चल ही रहे थे और इलेक्शन कमीशन ने मुसलसल तलवार लटकाई हुई थी वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर, और उन्होंने फ़ैसला महफूज कर लिया था, तलवार लटका दी थी। अब पता नहीं क्या फ़ैसला हो।
अब इमरान खान के वकला ने भी फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन के महफूज फ़ैसले पर फ़ौरन अदालत में चले गए कि इनको रोका जाए। तोशाखाना के तो तमाम पार्टियों के सब वज़ीरा फ़लाँ ये वो सब नाम लिए गए कि उन्होंने भी लिए हैं, तो सबका इकट्ठा क्यों नहीं सुना जाता? और पब्लिक पूरी देखे, आम हो, इस भी समात हो, सब लोग देखें। ये वो शोर मच रहा था। बहरहाल कानून तो कानून अपने तरीके से चलना होता है। बात सुनी नहीं गई। अब क्या हुआ? अब पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ को एक रेफरेंस दायर कर दिया है। रेफरेंस में ये कहा गया है कि आसफ़ ज़रदारी साहब जब सदर थे और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, उस दौर में आसफ़ ज़रदारी ने 3 गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ 3, जिसकी मालियत अरबों और खरबों में है। पता नहीं हीरे जरे हुए थे, क्या जरा होता, इतनी कॉस्टली गाड़ियाँ। बहरहाल वो गाड़ियाँ 3 इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पास उन्होंने ली थी। अब रेफरेंस में एक नया इंकशाफ हुआ है। नाज़रीन, मेरे जैसा जाहिल भी ये समझता था कि तोशाखाना में सदर हों, वज़ीर आज़म हों और वज़ीर हों, ये हों वो हों, जो उस वक्त होते हैं इक़्तिदार में, वो कोई भी दरख्वास्त दरख्वास्त दे के ले सकता है, वसूल कर सकता है। लेकिन रेफरेंस में एक इंकशाफ हुआ है, वो आपके लिए यकीनन होगा। रेफरेंस में ये कहा गया कि सदर मुमलिकत आसफ़ ज़रदारी उस वक्त के उनका सदर थे, और सदर को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि वो तोशाखाना से कोई चीज़ ले सकें, लिहाजा इन्होंने गाड़ियाँ ली। अब जब गाड़ियाँ ली तो अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया। आइन और कानून उनको इसकी इजाज़त नहीं देता था, लिहाजा दरख्वास्त में फिर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इनको नाअहल करार दिया जाए। सज्जनों व मित्रों, ये रेफरेंस कौमी असम्बली के स्पीकर को दायर कर दिया गया है। अब स्पीकर जो पीपल्स पार्टी के हैं, जिनको वज़ीर आज़म भी आसफ़ ज़रदारी ने बनाया था, हाँ जी, अब स्पीकर भी आसफ़ ज़रदारी ने बनाया है। अब ये रेफरेंस उससे पहले जो ये ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी फौरी तौर पे उन्होंने जनाब ये रेफरेंस भेज के इलेक्शन कमीशन को भेजा कि इनको नाअहल करार दे दिया जाए। तोशाखाने के मामलात इसमें इंक्वायरी की नहीं की, फौरी तौर पे इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाए। अब राजा परवेज़ अशरफ जो कहते हैं कि स्पीकर हमेशा गैर जानबदार होता नहीं है वैसे, लेकिन तासर यही है कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट को गैर जानबदार होना चाहिए। लेकिन अब उसके लिए इम्तिहान है कि वो अपने कायद के ख़िलाफ़ रेफरेंस वो इलेक्शन कमीशन में भेजता है या नहीं भेजता। ताहम इम्तिहानात के साथ साथ आसफ़ ज़रदारी पर भी एक नाअहली की तलवार लटक गई है कि कानून पर अगर अमल दरामद हो जाए तो आसफ़ ज़रदारी भी नाअहल होता है। अब इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना का महफूज किया हुआ है, अगर उसका फ़ैसला जारी हो जाता है तो उसकी लाइन के मुताबिक ही यकीनन आसफ़ ज़रदारी के मुताबिक भी फ़ैसला होगा। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि अब फ़ैसला महफूज का फ़ैसला क्या हो सकता है। अगर आसफ़ ज़रदारी को बचाना है तो फिर इमरान को भी छोड़ना पड़ेगा। अगर इमरान नाअहल हुआ तो फिर आसफ़ ज़रदारी भी नाअहल हुआ। हम तो आपको पता है, हम 10-15 सालों से दिनों से कह रहे थे कि ये केसेस 4-5-6 केसेस ऐसे आ गए हैं कि अब अगर एक फंसता है तो फिर सबको फंसना है इस तलाब में, तो फिर सब के हाथ जो है रंगे हुए हैं ना जी, तो फिर सब फंसेंगे। अब असल मौजू जिस पर मैंने पहले आपसे बात की थी, हैकर ऑडियो लीक्स का मामला। ऑडियो लीक्स का मामला इस कदर शिद्दत अख्तियार किया कि थरथलियाँ मच गई, हुकूमत हिल के रह गई, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चर्चा हुआ और ख़ुसूसी तौर पे वज़ीर आज़म हाउस के हवाले से जो है सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो उस पर उंगलियाँ उठीं, और बाहर के लोगों के हवाले से भी ये एतराज़ात आने शुरू हो गए कि अगर वज़ीर आज़म हाउस ही महफूज नहीं है किसी बात के लिए तो फिर हम लोग पाकिस्तान जा कर के किस तरह सीक्रेट गुफ्तगू कर सकते हैं। इस पे पहले हैकर आया जिसने 5 अरब रुपए मांगे, जिस पे तारक फ़ातिमी ने मुज़ाकरात भी किए और हुकूमत 5 अरब रुपए देने को भी तैयार हो गई, और फिर आनन फानन वो गायब हो गया। और फिर बाद में पता चला
कि मरियम स्पेशल सेल जो था उसने भी वीडियो ऑडियो लीक करनी शुरू कर दी, और फिर उसकी आड़ में तहरीक इंसाफ के बंदों ने शुरू कर दी, और हर तरफ से ऑडियो वीडियो, और फिर आखिरकार एक वो जो नए सॉफ्टवेयर जो आया है जिस पे डीप फेक ऑडियो कहते हैं उस पर तो किसी की भी ऑडियो बनाई जा सकती है। अब उसने मामला ही ख़त्म कर दिया। अब इतने अरसे के बाद हुकूमत भी सोई रही, खामोशी रही, सुनती सुनाती रही, आखिरकार उनको भी होश आया कि भाई इसकी इंक्वायरी भी होनी चाहिए, उसके लिए GIT बना दी जाए, उस पर ये हो जाए वो हो जाए। इस पे तहरीक इंसाफ ने खुश आमदीद कहा और कहा कि ठीक है, इसकी इंक्वायरी यकीनन होनी चाहिए। लेकिन जब उस कमेटी के अंदर राना सनाउल्लाह और MQM के वो मिनिस्टर को शामिल किया गया तो उस पे इतराज़ उठ गया कि इनकी मौजूदगी में फ़ैसला मेरिट पे हो ही नहीं सकता, लिहाजा हम इसको मानने को तैयार नहीं हैं। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर जो है ना वो इंक्वायरी करे और उसके जो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे मामले पे फिर मामलात मुतनाज़ा हो गए। अब ये हुआ है कि गुज़श्ता रात पता चला कि जनाब वज़ीर आज़म हाउस से 2 आदमियों को हैकर की का कह करके उनको पकड़ लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया वज़ीर आज़म हाउस। और उसके बारे में कहा जा रहा है कि एक बच्चा तो तालिब इल्म है, मुकामी कॉलेज में पढ़ता है, और एक का तल्लुक़ वस्ती पंजाब के साथ है, और उनके राब्ते थे हैंडलर्स के साथ, और उनकी मदद से ये गोया ये सारी वीडियो शीडियो बनी। और राना सनाउल्लाह का ख्याल है कि इसमें एजेंसियों का कोई रोल नहीं है, ये इनफरादी तौर पे पैसे लेने देने के हवाले से जो ये है ये बनाया गया है, जिसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। कोई भी समझदार आदमी जिसको थोड़ी बहुत समझ हो, जो ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ और वज़ीर आज़म हाउस और ये इस तरह के जो हसास इमारतें होती हैं उसके अंदर आना जाना और वहाँ के शब रोज़ को जानता हो, ये मानने को तैयार नहीं है कि कोई अननोन आदमी जिस तरह तालिब इल्म है या कोई आम हालात में आने जाने वाला आदमी वो इस कदर उसमें मुलव्वस हो, मुमकिन ही नहीं है। एजेंसियाँ उड़ते चिड़िया के पर गिन लेती हैं भाई, कहाँ क्या पर है सब कुछ उनको इल्म में होता है, उनको पता होता है। लेकिन ये सारा कुछ होता रहा और उनको पता ही नहीं चला। राना सनाउल्लाह उनका ताल्लुक़ ही कोई नहीं है। बेवाह बेवाह। अब ये सारे मामलात में हैकर भी नामालूम है, अब पता नहीं चला कौन है हैकर। अब जो पकड़े गए हैं बेचारे वो भी नामालूम ही हुए ना, कौन है, किसका ताल्लुक़ किसके साथ है, किसके नहीं है। अब जहाँ खुफिया मुकाम पे पहुँचाया गया है वो भी नामालूम है, पता नहीं कहाँ रखा गया। उनसे क्या कहलवाना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी का बयान दिलवाना चाहते हैं या उस पर मट्टी पाव पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहते हैं कि जी बंदे पकड़ लिए थे। भाई यहाँ तो पाकिस्तान में तो यही होता है ना, जिस केस के हवाले से बहुत शोर मचता है उसमें कोई ना कोई बंदा गिरफ़्तार करा देते हैं, उसके बाद लोग भी भूल जाते हैं, ख़ुद भी मामला ख़त्म था। मतलब तब मट्टी पाव पॉलिसी चलो जी, ना कोई पूछता है ना कोई सामने चीज़ आती है। अब ये सारे मामलात में अब इमरान खान ने ये कह दिया, मौजूदा हालात को देखते हुए उसने फ़ौरी तौर पे ऐलान कर दिया कि हम ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। मतलब अगर दरवाज़ा दस्तक दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पर जुडिशल कमीशन बनाती है, उसमें कोई बेंच बनता है, क्या बनता है, फिर मामलात की समझ आएगी कि हैकर था कौन, गिरफ़्तार होने वाले कौन थे, असल मुल्ज़म कौन है जिनको बचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे मामलात के ऑडियो लीक्स, वाकई उसमें ये होने वाली लीक्स जो है अब उसके मंदरजात पे तो कोई नहीं आता, लेकिन ये हुई कैसे, इस पर सारे शोर शराबा मचा रहे। नाज़रीन, ये जब तक इलेक्शन नहीं होते ये सारी चीज़ें आप भी सुनते रहेंगे, हम भी बोलते रहेंगे, रोज़ाना नया इशू, रोज़ाना कोई ना कोई नई बात, जैसे नई नई बात आती है मैं आपके सामने शेयर करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।